कि आप हासिल करें। अल्लाह ताला महज अपने फजल से, अपनी ब्लेसिंग से वो नेमतें आपको अता फरमाए और हम सबको अता फरमाए। जाहिर है ये बात तो बीइंग मुस्लिम हम और बहुत अच्छे से समझते हैं कि अल्लाह ताला के फैसलों के बगैर कोई चीज हमारे फेवर में नहीं हो सकती। तो आई रियली वांट यू टू बिलीव ऑन दिस एज वेल फर्मली दैट हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है, लेकिन असल में तो जो हमारी सक्सेस है वो अल्लाह ताला के फैसलों पर डिपेंडेंट है। सो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि ये जो 2026 हमारे लिए शुरू हुआ है, ये अब तक के तमाम जो हमने ईयर्स इस दुनिया में गुजारे हैं उससे भी बेहतर साल साबित हो। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की आजमाइश से, परेशानी से, तकलीफ से और हर किस्म की आफत से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और साथ ही साथ हर किस्म की खैर, हर किस्म की नेमतें, हर किस्म की ब्लेसिंग अल्लाह ताला हम सबको, हमारे घर वालों को अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इल्म में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जहनों में, हमारी मेमोरी में, हमारी हमारी खैर की चीज़ों में बरकतें अता फरमाए और बहुत ही ब्लेसिंग्स फुल वाला साल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रहे। जाहिर है दुआओं की जरूरत हम सबको है और दुआएं वो काम करती हैं जो किसी और चीज से नहीं हो सकता। अब चूंकि ये 2026 का फर्स्ट सेशन है, 2026 का फर्स्ट सेशन है गाइस एंड गर्ल्स, एंड वी आर मीटिंग आवर रेगुलर जो क्लास है उसे शुरू कर लेंगे। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? यस, ओके। तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अब हमारे पास जो रियल टाइम सिचुएशन है वो क्या है एंड हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड टू अकॉर्डिंगली। ठीक है, किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे सिचुएशन में। जो लोग आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं प्लीज रेज योर हैंड। जो लोग फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं कैन यू प्लीज रेज योर हैंड। जो लोग भी फर्स्ट क्लास में, ओके। एंड इफ यू वांट टू हैव एनीथिंग इन पर्टिकुलर टू आस्क, यू हैव टू रिमेन इन द क्लास आफ्टर द क्लास एंड्स, ठीक है, ताकि आप फिर मुझसे अलग से भी बात कर सकें। तो जो भी आज पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है गाइज, अभी तो मैं अपने मोमेंटम के साथ चलूंगा। जितने भी बच्चों के हैंड रेज हुए हैं, यू कैन स्टे एट द एंड एंड यू कैन इंडिविजुअली टॉक टू मी। आई विल अनम्यूट यू ताकि आप मुझसे बात कर सकें अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है। थोड़ा सा मैं आपको जो अभी इन जनरल में आप सबको केटर करने लगा हूं और बताने लगा हूं कि हम क्या कर चुके हैं, क्या करना है, आगे का क्या लेआउट है, क्या प्लान है। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। बेटा, आप ऑलरेडी ये जानते हैं और अगर नहीं जानते जिनकी फर्स्ट क्लास है, बेटा ये बात आपको मैंने कई दफा बताई है कि हमने बायोलॉजी के सिलेबस को सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है और ये सेक्शनिंग बायोलॉजी में इज हाईली इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज बायोलॉजी का सिलेबस इज टू लेंदी कि अगर आप इसे प्लान करके सेक्शन वाइज डिवाइड करके ना पढ़ें तो यू ऑलमोस्ट गेट लॉस्ट इन द सिलेबस। यू नेवर रीच टू द एंड पॉइंट, यू नेवर फील सर्टेनिटी अबाउट द सिलेबस। तो इसलिए मेरे बच्चे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो प्लानिंग है वो बहुत ही क्लियर हो। सो बेसिक बायोलॉजी का सेक्शन था, देन फिर हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी है जिसको हमने सिस्टमैटिक बायोलॉजी कहा हुआ है, इसका सेक्शन है। इसके बाद फिर हमारे पास प्लांट बायोलॉजी का सेक्शन है एंड देन हमारे पास बेटा मिसकेलेनियस बायोलॉजी का सेक्शन है। ये मैं उन बच्चों के लिए और ज्यादा डिटेल में रिकॉल कर रहा हूं जो आज पहली क्लास में हैं, वरना ये बात मेरे ख्याल है तमाम बच्चे जो रेगुलर क्लास वाले बच्चे हैं उन सबको ऑलरेडी ये बातें पता है। देखो बेटा, अभी ज्यादा डिटेल में तो मैं टॉपिक्स नहीं लिख पाऊंगा बिकॉज आई नीड टू कनेक्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन याद रखें कि बेसिक बायोलॉजी में जो कंटेंट हमने रखा था, दोज वर 6 चैप्टर्स। अच्छा, ये यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपने केम्ब्रिज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं तो वहां चैप्टर्स नहीं लिखे हुए, वहां टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो अगर आप उन टॉपिक्स का काउंट करेंगे तो वो तो 18 या 19 बनते हैं, लेकिन हमने उन टॉपिक्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ जो टॉपिक्स, यहाँ जो चैप्टर्स हम लिख रहे हैं वो आपको उन क्वांटिटी में ज्यादा लग रहे हैं बिकॉज वो जो टॉपिक्स केम्ब्रिज के हैं वी हैव डिवाइडेड देम अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ टॉपिक और अल्टीमेटली चैप्टर्स और सब टॉपिक्स आप कह सकते हैं कि हमने उसमें बनाए हुए थे। तो 6 चैप्टर्स हमारे बेटा बेसिक बायोलॉजी के अंदर हैं, 10 चैप्टर्स हमारे ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हैं, 4 चैप्टर्स हमारे प्लांट बायोलॉजी के अंदर हैं और
5 to 6 टॉपिक्स या चैप्टर्स हमारे मिस्केलेनियस बायोलॉजी के अंदर भी हैं। ओ भाई अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, लास्ट स्लाइड वाले बच्चे कौन से आ गए हैं भाई? अभी तो स्टार्ट हुई है, लास्ट स्लाइड क्या तुम दिसंबर की पूछ रहे हो? अभी इधर फोकस करो। तो ये बायोलॉजी का टोटल सिलेबस है। टोटल सिलेबस जो बायोलॉजी का आपने करना है वो ये सिलेबस है। अब मेरा बच्चा, आपको अगर याद हो तो इस रेगुलर क्लास में हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? ह्यूमन बायोलॉजी का। हम सिस्टमैटिक बायोलॉजी या ह्यूमन बायोलॉजी का सेक्शन पढ़ रहे हैं। और मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, इस ह्यूमन बायोलॉजी के सेक्शन में हम जो टॉपिक्स आपको पढ़ा चुके हैं, दोज टॉपिक्स आर ऑप्टिक सिस्टम। अगर आपको याद हो मिड टर्म एग्जामिनेशन में आप दे चुके हैं ऑप्टिक सिस्टम, यस प्लीज, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड homeostasis. These are the topics which have been taught to you guys in this particular section of human biology. और अब हम इन रेगुलर क्लासेस में, आप जानते हैं हमने अपनी क्लासेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जो नए बच्चे हैं गौर सुन लें, एक आपकी रेगुलर क्लासेस हैं और एक आपकी एक्स्ट्रा क्लास है। तो रेगुलर क्लासेस में जितने भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं जो खासतौर पे नए हैं, बेटा वी आर डीलिंग विद द सिस्टम ह्यूमन बायोलॉजी सेक्शन, जिसमें ये 4 टॉपिक्स कराए गए हैं। तो 4 टॉपिक्स के बाद आज हम सारे ह्यूमन बायोलॉजी का 5th टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टोटल टॉपिक्स 10 हैं। जबकि हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास है, आप जानते हैं उसमें प्लांट बायोलॉजी कराई जा रही है, प्लांट बायोलॉजी कवर की जा रही है। और प्लांट बायोलॉजी के अंदर हमारे पास जो 4 टॉपिक्स हैं, उनमें हमारे पास जो टॉपिक नंबर 1 है वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। टॉपिक नंबर 2 था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब इस सेक्शनिंग की वजह से हमें फायदा क्या है कि हमने हर टॉपिक को सेग्रीगेट किया हुआ है एंड हमें हर एक चीज जो है वो क्लैरिटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड वी हैव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है भाई। तो दीज आर द टॉपिक्स जो आप जानते हैं कि हम अपनी प्लांट बायोलॉजी के कर रहे थे। और यहां पर आपको आपको पता है ये क्लासेस हमने नवंबर से स्टार्ट की थी और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के टॉपिक्स आपको करा दिए गए थे। हाउ एवर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज ऑन गोइंग। यस, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमारा हाफ वे हुआ है, और हाफ वे तो नहीं, शायद हाफ वे से ज्यादा हो गया है और थोड़ा सा रह गया है, वो हम इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। और उसके बाद वी आर लेफ्ट विद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक हो गया। और जबकि बेसिक बायोलॉजी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, दिस सेक्शन इज ऑलरेडी डन एंड डस्टेड। तो बेटा जितने भी बच्चे हैं गौर से सुन लीजिएगा। बेटा आपकी जो इंडिविजुअल कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क दैट एट द एंड, बच्चे जो नए बच्चों हो। बाकी मैं वो रिदम, ये रेगुलर क्लास है तो इस रेगुलर क्लास के अंदर हम उस रिदम को वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से हमने छोड़ा था। सो वी आर ऑल डन विद बेसिक बायोलॉजी। यस, we are done with these chapters from here. Yes, we are done with these chapters here from here. Yes, and now mera bacha, the remaining part of regular class would cover systematic biology and the remaining part of plant wala chapter, and the major discussion which is actually left, which is the section which is totally left, is miscellaneous biology. And this section includes topics like genetics, topics like biotechnology, टॉपिक्स लाइक इनहेरिटेंस, टॉपिक लाइक वेरिएशन वगैरह वगैरह। तो दिस इज द पार्ट विच इज अनटच्ड एंड वी आर डीलिंग विद दीज 2 सेक्शंस राइट नाउ। इज दिस क्लियर? ये सबको समझ में आ गया कि इस जो हमारा थर्सडे फ्राइडे का रेगुलर क्लास का स्लॉट है, इसमें जो भी बच्चा आज फर्स्ट क्लास ले रहा है या जो पहले से आ रहा है, यहीं तक हमने किया था वही आपको रिकॉल कर रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि जो थर्सडे फ्राइडे का रेगुलर क्लास का टाइम है उसमें क्या चल रहा है, उसमें कहां आप ज्वाइन कर रहे हो हमें। यू नीड टू नो दिस, ताकि आपको पता हो कि पीछे क्या रहता है और वो कहां कवर हो रहा है। और ये सारी बातों का प्लानिंग ही नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है।
तो मेरे बच्चों, मेरे बेटा, एवरीथिंग वुड बी आंसर्ड सेपरेटली, या आप चैट में एक दूसरे को आंसर कर दें। तो अब मेरे बच्चों, हम ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। हमारी रेगुलर क्लास का टारगेट क्या है? ऑनलाइन वाले तमाम बच्चे जो नए हैं पुराने हैं, हम रेगुलर क्लासेस में क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ह्यूमन बायोलॉजी से वी हैव फिनिश दीज 4 टॉपिक्स, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग इसकी आपकी गूगल ड्राइव पे मिलती है, आपको आपकी ईमेल के थ्रू मिलती है। वंस यू आर रजिस्टर्ड ऑन द ग्रुप, तो जिस नंबर से आपको मैसेज आ रहा होता है क्लास के रिमाइंडर्स का, आप उसी नंबर पे मैसेज करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला यू विल, योर ईमेल वुड गेट रजिस्टर्ड एंड यू विल गेट द एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्डेड बैकअप। जो टॉपिक भी पहले हो चुके हैं, सबका एक्सेस आपके पास आ जाता है। तो आज हम अपनी इसी सेक्शन को बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस सेक्शन की कंटिन्यूएशन में मेरे बच्चे, आज हम सब ऑन द सेम पेज हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इजी टॉपिक। क्यों? क्योंकि मैंने पहले वो टॉपिक कोशिश की थी, इसीलिए कराऊं, ताकि अब जब आपका रिदम बनाने की बारी आई है, तो रिलेटिवली एक इजियर टॉपिक से हम अपनी शुरुआत करें। तो अब ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर जिस चैप्टर को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द चैप्टर ऑफ, बोलो भाई, रेस्पिरेशन। रेस्पायरेशन। तो 5वां टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन बायोलॉजी का, दैट इज रेस्पायरेशन। आर वी ऑल गुड टू गो? डू ऑल ऑफ अस नाउ नो एग्जैक्टली थर्सडे फ्राइडे रेगुलर ग्रुप में क्या चल रहा है? चल, ओके, 10, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ओके ओके ओके, सब समझ गए। अब मेरे बच्चा, अब रेस्पिरेशन, अभी के लिए जो इन बच्चों की फर्स्ट क्लास है, जिन्होंने बाद में रजिस्टर किया है, वो मैं अलग से उनको तसल्ली दे दूंगा, आप टेंशन ना लें। अभी के लिए वी आर ऑल गोइंग टू बी एट द सेम लेवल, एंड वी आर ऑल गोइंग टू बिगिन द डिस्कशन विद रेस्पिरेशन। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट हैव स्टडीड दिस चैप्टर ऑलरेडी इन देयर स्कूल्स, लेकिन इंशाल्लाह यू विल फील द डिफरेंस व्हेन यू स्टडी इट हियर अगेन। चलें जी। तो मेरा बच्चा, मेरा नौनिहाल, रेस्पायरेशन का जो टॉपिक है, अगर हम उसे कैम्ब्रिज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखें, तो दिस चैप्टर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टॉपिक्स। नंबर 1, द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन, यानी अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, तो रेस्पिरेशन के यूनिट में एक टॉपिक रेस्पिरेशन है और एक टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज। क्या है भाई? गैसियस एक्सचेंज। तो एक्चुअली बच्चों, इन दिस वन सिंगल टॉपिक वी विल बी केटरिंग 2 चैप्टर्स, chapter of respiration and chapter of gaseous exchange. In the unit of respiration, we will be catering topic of respiration and gaseous exchange. तो बगैर किसी further delay के, let's begin with the topic of respiration. मेरे बच्चों, मेरे नोने हालों, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि रेस्पायरेशन का डेफिनेशन आप मुझे बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि याद रखिए, आप अभी मिड टर्म एग्जाम देकर फारिग हुए हो। क्लासिफिकेशन का चैप्टर याद है सब बच्चों को? क्लासिफिकेशन के चैप्टर में क्या सर ने आपको मिसेस ग्रैन पढ़ाया था? मिसेस ग्रैन पढ़ाते हुए आर आर क्या था? आर फॉर रेस्पायरेशन था, और वहां पर मैंने रेस्पायरेशन डिस्क्राइब किया था। यूजुअली क्या प्रॉब्लम आता है कि जब आप रेस्पिरेशन एक आम बच्चे से पूछते हैं, तो वो रेस्पिरेशन का जवाब क्या देता है? सर, ब्रीदिंग। सर, इन टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इसे रेस्पिरेशन कहते हैं? क्या ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, क्या ये रेस्पिरेशन कहलाता है? नहीं नहीं नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बड़ी मेहनत से चीजों को सही तरीके से समझा है। रेस्पिरेशन, ऑनलाइन वाले बच्चों, नए और पुराने बच्चों, रेस्पिरेशन सांस लेने को नहीं कहते, उसे तो ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो बच्चे चैट में लिखना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गए, रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस in which the body break down, body metabolize complex organic compounds। साथ साथ समझना, वो प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करती है। सर, क्यों ब्रेक डाउन करती है?
ताकि उनमें मौजूद एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाए, यानी एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। दोबारा सुनिएगा, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस नहीं है कि जिसमें आप कहें रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, आप कहें सांस लेने को, सांस लेने को रेस्पिरेशन नहीं कहते। रेस्पिरेशन कहते हैं उस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को जिसमें हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ग्लूकोज ऐसे कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करती है, और ब्रेक डाउन करके क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और किस फॉर्म में प्रोड्यूस करती है, इन फॉर्म ऑफ अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड एटीपी। है भाई, ग्लूकोज को या और किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करती है और प्रोड्यूस करती है क्या, एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आई, ग्लूकोज के कंपाउंड में जो पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, बॉडी उसे एक्सट्रैक्ट करती है और एक्सट्रैक्ट कर पैकेट्स में स्टोर कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटीपी का मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी आसान लफ्जों में वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसे क्या कहते हैं भाई, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या बॉडी सिर्फ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, याद रखें मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया कि द बॉडी इज केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या और चैप्टर्स पढ़ते हुए दरमियान में ये बात नहीं की कि हमने बॉडी में ये एबिलिटी है कि वो फैटी एसिड्स को भी ब्रेक डाउन कर सकती है, बॉडी लिपिड्स के थ्रू भी एनर्जी बना सकती है। तो इसीलिए याद रखिए, रेस्पिरेशन में बॉडी किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना सकती है। बट नॉर्मली कौन सा कंपाउंड है जो रेडिली अवेलेबल होता है, दैट इज ग्लूकोज। तो इसीलिए मेरे बच्चे, अगर आप डेफिनेशन लिखोगे समझकर, तो एक बार दोबारा लिख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ, साथ साथ याद करना बेटा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज, बोलो भाई, सच एज ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। अब बच्चा कह रहा है सर एटीपी क्या होता है, मैंने पहले नहीं सुना, एटीपी तो पेपर का कंपोनेंट होता है। मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूं। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा सा टैंक है जिसमें बहुत सारा पानी है, ये टैंक है ग्लूकोज, इस और ये पानी है एनर्जी। ये पानी क्या है बेटा, एनर्जी। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। अब बॉडी क्या करती है, बॉडी ये नहीं करती कि इस एनर्जी को एकदम जाया कर दे, सारी की सारी एनर्जी एकदम रिलीज हो जाए, बल्कि बॉडी क्या करती है कि इस बहुत ज्यादा पानी को छोटी छोटी बॉटल्स में भर लेती है। यानी ग्लूकोज में जो एनर्जी मौजूद है, इस एनर्जी को इन छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड्स में स्टोर कर लिया जाता है, और यही केमिकल कंपाउंड्स होते हैं एटीपी के मॉलिक्यूल्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और फिर जब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है या जब हमें प्यास लगेगी, तो मैं एक बोतल खोलूंगा, पानी पी लूंगा। इसी तरह जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो एक एटीपी ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी दे देगा। दोबारा समझें, अक्सर बच्चे समझते हैं कि ग्लूकोज से डायरेक्टली एनर्जी रिलीज होती है। नो नो नो, कॉन्सेप्ट इज कि ग्लूकोज की एनर्जी को पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, किस में स्टोर किया जाता है, इन अ केमिकल मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। और फिर एटीपी जब ब्रेक डाउन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ग्लूकोज में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अगर मैं छोटे से काम के लिए ग्लूकोज को तोड़ दूं तो बहुत ज्यादा एनर्जी जाया हो जाएगी, थोड़ी सी एनर्जी यूज होगी, बाकी सब जाया होगी। तो हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज को तोड़कर उसकी एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट्स, एटीपी पैकेट्स में कन्वर्ट कर लेती है। और फिर जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ये छोटे छोटे पैकेट्स ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अहमद शफीक, एटीपी का ब्रेकडाउन इज नॉट द डिस्कशन एट द लेवल्स ऑफ ओ लेवल्स। एटीपी भी मैंने तुम्हें तुम्हारे लेवल से ऊपर जाके बताया है, ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे इंशाल्लाह। अभी मैं बता भी दूं तो शायद तुम कोई फर्क नहीं, कोई सीख नहीं सकोगे। एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होकर एडीपी बनाता है और इसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है।
जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। ये पैकेट्स केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक केमिकल मॉलिक्यूल का नाम है। ग्लूकोज भी क्या है, एक केमिकल मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज एक बड़ा केमिकल मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी को हम छोटे केमिकल मॉलिक्यूल में स्टोर कर लेते हैं, और इसी केमिकल मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। भाई एटीपी से रिलेटेड कोई और आगे की डिस्कशन आपको जानना कोई जरूरी नंबर वन पार्ट नहीं है। और एटीपी वाली बात भी मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपका कंसेप्ट करेक्ट बैठे कि ग्लूकोज से जो एनर्जी रिलीज होती है, बोलो भाई, ग्लूकोज से जो एनर्जी रिलीज होती है, एम आई ऑडिबल ऑनलाइन वाले बच्चों, कैन यू हेयर मी? यस। तो ग्लूकोज से जो एनर्जी रिलीज होती है वो डायरेक्टली रिलीज नहीं हो जाती, बल्कि वो किस में कन्वर्ट, मैं तुम्हारा कंसेप्ट ठीक करना चाह रहा हूं। अदरवाइज तुम शायद सोचोगे ग्लूकोज टूटेगा एनर्जी रिलीज कर देगा। ग्लूकोज में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक केमिकल कंपाउंड से एक दूसरे छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड में शिफ्ट की जाती है, और जब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो एटीपी विल ब्रेक डाउन टू गिव अस एनर्जी। ये ऐसा ही है कि एक बड़ी टंकी से पानी को छोटी छोटी बॉटल्स में भर लिया, और अब जब हमें प्यास लगेगी तो हम पूरी टंकी खाली नहीं करेंगे बल्कि बॉटल्स को यूज करेंगे पानी पीने के लिए। इज दिस क्लियर? ओके। सो मेरे बच्चों, हमने क्या लिखा, अब डेफिनेशन को लेकर मुझे बताएं, सारे लोग क्लियर हैं? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP is called respiration. ATP is ATP, फुल फॉर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी बुशरा, आप ये कह सकती हैं। अच्छा, अब आ जाओ चैप्टर से, अब मैं आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बच्चों, ग्लूकोज को तोड़ना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है बेटा, आप जानते हैं ये दो टाइप्स का होता है। नए बच्चों से खास तौर पे मुखातिब हो बेटा, कौन सी दो टाइप्स होती हैं रेस्पिरेशन की? ग्लूकोज को तोड़ने के दो मैकेनिज्म्स क्या हैं? एक को आप कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक को आप कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यस और नो? अब मेरा बच्चा, मेरा नौनिहाल, मेरा जान का टोटा, हम दो कॉलम बना लेते हैं, और दो कॉलम बनाकर इनको एज अ डिफरेंशिएटिंग टॉपिक जो है स्टडी कर लेते हैं। इससे हमें फायदा ये होगा कि हमें कंपैरिजन में फटाफट दोनों याद हो जाएंगे, और एग्जाम में भी इनका कंपैरिजन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है जी। एरोबिक वर्सेस एनएरोबिक। भाई एरोबिक में एरो का मतलब एयर है, और एयर का मतलब यहां पर ऑक्सीजन है। एयर का मतलब क्या है, बोलो? ऑक्सीजन है। तो बेटा क्या पता चलता है, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? कि जब ग्लूकोज को तोड़ना जाए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज को, नाम पे गौर करो, कोई मुश्किल बात नहीं है ये। नर्वस सिस्टम जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चों वाले कॉन्सेप्ट है। नाम खुद बता रहा है कि प्रोसेस क्या है। जब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन यूज करनी पड़े, या ऑक्सीजन यूज हो रही हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई? एरोबिक। एयर से एरोबिक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड एनएरोबिक का मतलब विदाउट एयर। तो व्हाट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अरे हाँ ना बोल यार, बात समझते हो कि नहीं समझते? ब्रेक डाउन ऑफ, साथ साथ याद करो, बच्चों वाले चैप्टर्स हैं, इसको लटकाने की जरूरत नहीं है, साथ साथ पेलो, खत्म करो इसको। तो बेटा जल्दी से डेफिनेशन लिख के फिर आगे की बातें बताता हूं। ये है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस या इन यूज बाय यूजिंग ऑक्सीजन, एंड दिस इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों इसके अंदर? यस और नो?
मोहम्मद अहमद शफीक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का लेक्चर रेफर कीजिएगा। यहां पर मैं तफसील से बता चुका हूं कि हमारी बॉडी जरूरत पड़ने पर अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को तोड़ती है, जैसा कि सुक्रोज, जैसा कि फ्रक्टोज, जैसा कि फैटी एसिड, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो, जो बात समझा दी जाए कोशिश किया करो उसे दोबारा दोहराना ना पड़े, जिससे पता चलता है कि आप बात को अटेंशन से सुन पाए हो। कि मेरे बच्चे, हमने ऊपर मेंशन किया और इसका बैकग्राउंड डिटेल में मल्टीपल चैप्टर्स में आ चुका है कि हमारी बॉडी अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ सकती है। हाँ, जो रेडिली अवेलेबल कंपाउंड है, जो बेसिक मोड है प्राइमरी, वो है ग्लूकोज, और बाकी कंपाउंड जरूरत पड़ने पे तोड़े जाते हैं। तो इसीलिए ग्लूकोज हाईलाइटेड है। लेकिन क्या बॉडी और कंपाउंड्स को नहीं तोड़ सकती? बिल्कुल तोड़ सकती है, जरूरत पड़ने पर। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पर मैं एक सवाल आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल अगर मैं क्रिएट करूंगा तो आपको बात समझ आएगी। मेरे बच्चे, आपने कहा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ब्रेक डाउन हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ब्रेक डाउन हो सकता है। यस और नो? भाई आपने यही कहा ना, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ब्रेक डाउन हो सकता है, एब्सेंस में भी। तो अब एक सवाल पैदा होता है बच्चों, और वो सवाल क्या है कि अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी टूट सकता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी टूट सकता है, तो फिर ऑक्सीजन की जरूरत क्या है? भाई अगर मैं ग्लूकोज को बगैर ऑक्सीजन के भी तोड़ सकता हूं, तो फिर ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी क्यों है? तो मेरे बच्चे, इस बात को समझिएगा। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन इसलिए नहीं चाहिए कि वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा, बल्कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली टूट पाता है। दोबारा समझिए, अभी मैंने समझाया कि ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी, जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो असल में ग्लूकोज ऑक्सीजन ग्लूकोज को सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं चाहिए, कंप्लीटली तोड़ने के लिए चाहिए। यानी जब हम देखते हैं ना कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, तो ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन होकर जितनी एनर्जी उसमें थी वो सारी दे देता है। लेकिन जब हम ग्लूकोज को बगैर ऑक्सीजन के तोड़ते हैं तो वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, और जब कंप्लीटली ब्रेकडाउन ही नहीं होगा तो जो एनर्जी उसमें मौजूद थी, कॉमन सेंस से सोचो, क्या सारी की सारी एक्सट्रैक्ट होगी? बोलो, क्या सारी की सारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो समझना, मैं वर्बली बहुत सारी बातें करूंगा और फिर मैं आपको एक साथ लिखवा दूंगा, सुनना और जवाब देते रहना। तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं, कंप्लीटली तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होता है। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ग्लूकोज पार्शियली ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यानी जिससे क्या बात कंक्लूड कर सकते हो कि जब ग्लूकोज कंप्लीटली टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली टूट गया, जितनी एनर्जी थी सारी की सारी ट्रांसफर हो गई, तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जबकि जब ग्लूकोज एनएरोबिकली टूटेगा, पार्शियली टूटेगा, तो जितनी एनर्जी एरोबिक में रिलीज हो रही है उसके मुकाबले में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या कम एनर्जी रिलीज होगी बच्चों? विल मोर एनर्जी भी रिलीज? कम होगी, लेस एनर्जी होगी। कंपैरिजन बताऊं? कंपैरिजन बताता हूं। जब यहां पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो 32 to 38 एटीपीज जनरेट होते हैं। जब एक ग्लूकोज एरोबिकली टूटता है तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 32 to 38 एटीपी जनरेट होते हैं। जबकि जब ग्लूकोज बगैर ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन होता है तो ओनली 2 एटीपीज आर मेड। जब ग्लूकोज बगैर ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन होता है तो ओनली 2 एटीपीज आर प्रोड्यूस। लुक एट द डिफरेंस, लुक एट द डिफरेंस। 32 वर्सेस 2, 32 वर्सेस 2। इसीलिए मेरे बच्चों, बीइंग अ डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है या कम है? जाहिर है कि बहुत ज्यादा है। तो कैन वी रिलाई ऑन एनारोबिक प्रोसेस? क्या हम एनारोबिक प्रोसेस पर रिलाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या लॉजिक है उरूज? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने अभी बताया कि ग्लूकोज से जो एनर्जी बन रही है वो बहुत थोड़ी है, ओनली 2 एटीपीज आर प्रोड्यूस। ऐसा समझ लो कि जब एरोबिकली ग्लूकोज एक टूटता है तो हमें पानी की कितनी बॉटल्स मिलती हैं? 32 मिनिमम मिलती हैं।
और जब एनारोबिकली टूटता है तो सिर्फ 2 पानी की बोतलें मिलती हैं। अब हमारी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो हम अगर 2-2 बोतलें करके पानी बनाएंगे तो वो हमारी बॉडी की एनर्जी को पूरा रिक्वायरमेंट को नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए आप देखते हो बच्चों कि जितने भी डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा, जितने भी डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हैं इनमें कौन सा प्रोसेस होता है, एरोबिक। और वो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो हैं, लेस डेवलप्ड हैं, जैसे बैक्टीरिया, जैसे यीस्ट, उनकी बॉडी क्योंकि छोटी है तो क्या उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम होगी? यस। तो इसीलिए हम देखते हैं कि नॉर्मल सिनेरियो में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होती है? यीस्ट में। किसमें होती है? बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि ये छोटे, और लॉजिक समझ आ रही है, ये छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर ये ग्लूकोज को पार्शियली भी तोड़ेंगे तो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो इनके लिए इनफ होगी। आ रही है बात समझ में कि ऊपर से जा रही है? अच्छा जी, अब सुनते जाना, सुनते जाना। तो अभी मैं वर्बली बोल रहा हूं, फिर मैं एक साथ लिख दूंगा सारे पॉइंट ताकि वक्त बचे। तो हमने कहा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस इन प्रेजेंस। फिर हमने कहा ऑक्सीजन का रोल क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है और विदाउट ऑक्सीजन पार्शियली ब्रेक डाउन होता है। जब कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और जब ज्यादा एनर्जी निकलेगी मेरे बच्चे तो क्या होगा? ज्यादा एटीपीज बनेंगे, और जब कम एनर्जी रिलीज होगी तो कम एटीपीज बनेंगे। फिर मुझे एक बात बताओ कॉमन सेंस से, जब ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा, जब ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा तो क्या कार्बन का जो स्ट्रक्चर है और ग्लूकोज में वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जब कार्बन की चेन कंप्लीटली टूट जाएगी तो सिंप्लीफाइड बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्या मतलब? कार्बन विल सिंप्लीफाइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विल सिंप्लीफाइड इनटू वाटर। जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कंप्लीटली टूट जाएगा तो कार्बन और जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ये सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर ग्लूकोज की चेन क्या कंप्लीटली टूटी थी? यहां पर क्या ग्लूकोज का के टुकड़े टुकड़े हुए थे? नहीं हुए थे। क्या रेजा रेजा हुआ था? क्या पारा पारा हुआ था? नहीं हुआ था। तो इसका मतलब यहां जब ग्लूकोज की चेन टूटेगी तो यहां पर रेजिडुअल प्रोडक्ट्स बनेंगे, यहां पर सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। रेजिडुअल प्रोडक्ट्स जैसा कि आपने सुन रखा होगा लैक्टिक एसिड का नाम, जैसा कि सुन रखा होगा इथेनॉल का नाम, ये सब लिखवाऊंगा मैं, लेकिन लॉजिकली कनेक्ट करो ताकि दिमाग में रट्टा ना लगाना पड़े। क्या कहा मैंने कि भाई जब ग्लूकोज यहां कंप्लीटली टूट जाएगा तो जाहिर है कि कार्बन और हाइड्रोजन के सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स बनेंगे, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन जब ग्लूकोज कंप्लीटली नहीं टूटा बच्चों, लॉजिकली सोचो कॉमन सेंस से, तो जाहिर है कि उसमें फिर ग्लूकोज की जो कार्बन चेन थी उसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, तो छोटे 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 कंपाउंड्स और बन गए, जैसा कि लैक्टिक एसिड या एथेनॉल वगैरह। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छा जी। फिर एक और बात सुन लीजिए, और वो बात क्या है मेरे बच्चे कि आपने चैप्टर सेल में, तमाम बच्चे बताना, क्या पढ़ा था? पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? एनर्जी कहां बनती है सेल में? सेल के अंदर एनर्जी कहां बनती है? ये तो सबको रटा हुआ है ना। विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। इस और अभी हम एनर्जी जनरेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल में कहां होता होगा? बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये ना भी बताऊं तो तुम्हें पता होना, ये पता होता। तुम्हें असल में बता मैं क्यों रहा हूं, क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो एन एरोबिक प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, बल्कि एन एरोबिक प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। एन एरोबिक प्रोसेस कहां होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म में होता है। ये अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊं तो तुम पावर हाउस सुनकर माइटोकॉन्ड्रिया दिमाग में लाओगे और तुम एनाएरोबिक में भी माइटोकॉन्ड्रिया लिख के आ जाओगे। समझ रहे हो कि जब हम नॉर्मली सेल के पावर हाउस की बात करते हैं तो वी आर रेफरिंग टू विच रेस्पिरेशन? एरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारी डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म का प्राइमरी मोड है ये कहां होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ये साइटोप्लाज्म में होता है।
बायएनारोबिक रेस्पिरेशन हैपेंस इन साइटोप्लाज्म। अगर इसका लॉजिकल आंसर मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे बच्चे, अभी मैंने कहा था यीस्ट और क्या नाम है इसका, बैक्टीरिया वगैरह में ये प्रोसेस होता है, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता बेटा। हाउ डज माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट? अरे बेटा दैट्स वे टू कॉम्प्लिकेटेड। A2 बायोलॉजी में पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे, एमबीबीएस में जाकर 6 महीने पढ़ोगे कि सेल के अंदर एनर्जी कैसे बनती है। दिस इज समथिंग, ये सवाल कि एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कैसे, दिस इज वे टू टेक्निकल टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट। अभी तो आप ओ लेवल्स में सिंपल यही जानते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में होगा बस, ठीक है। प्रोसेस कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। वी हैव लर्न इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल बट डू नॉट नो फर्दर। तो बस देखो इन्फॉर्मेशन, मैं बार बार, मेरा ख्याल है हिबा आपने अभी बाद में ज्वाइन किया, ये बात मैं पूरे सिलेबस में बता चुका हूं कि मैं वैसी भी इस सोसाइटी में बदनाम हूं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो जहां पर मैं कहूं ना बस है, वहां बस कर लिया करो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं वहीं पर देता हूं जो रेलेवेंट रहती है और जो समझी जा सकती है। अदरवाइज बायोलॉजी तो एक समंदर है भाई। एक डॉक्टर के साथ बैठकर आप बायोलॉजी को इतना डिटेल में पढ़ सकते हैं कि पूरे साल एक ही टॉपिक पढ़ते हुए गुजर सकता है। तो इसलिए डू नॉट ओवर सैचुरेट योर सेल्फ, ठीक है। आप क्वेश्चन जरूर पूछा करो ताकि मैं बताऊं कि भाई ये अभी अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, ठीक है। तो मैं तो ऑलरेडी, अक्सर मुझसे क्लास में बच्चे जब नए आते हैं वो कहते हैं सर ये वाली चीज तो हमें बताई नहीं गई, तो मैं तो पहले ही एक्स्ट्रा बताने के लिए बदनाम। अहमद शफीक, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता ना मेरे बच्चे, मीसोसोम है, तो मीसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी होता है कि। दोबारा से रिपीट करो भाई, मोमेंटम खराब हो गया। दोबारा से रिपीट करो, ये क्या है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां कंप्लीट ब्रेकडाउन है, यस और नो? यहां पर पार्शियल ब्रेकडाउन है, यहां पर सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स हैं। अबे हाँ ना बोलो यार, सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स हैं, यहां पर रेजिडुअल प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि लैक्टिक एसिड या एथेनॉल। यहां मोर एनर्जी बनेगी, क्या ख्याल है? यहां लेस एनर्जी बनेगी, यस और नो? यहां 32 एटीपीज मिनिमम बनेंगे और यहां सिर्फ 2 एटीपीज बनेंगे। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा। हो गया अच्छा खासा कंपैरिजन? अबे हाँ ना बोल यार। चलो भाई लिखते हैं इसको, लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तेजी से लिखोगे जान छोड़ाओ। ग्लूकोज इज completely broken down. Glucose is partially broken down. Less energy, oh sorry, more energy is released. Less energy is released. लिखते जाओ और साथ साथ बस याद करने वाली कहानी करो बेटा। 32 ATPs are produced. Only 2 ATPs are produced. Simplified products like carbon dioxide and water are formed. Residual products like lactic acid or ethanol are formed. 32 एग्जाम्पल एग्जैक्टली प्रोड्यूस होते हैं, 32 एटीपीज एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं बेटा। उसके बाद आ गया भाई अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। Occurs in cytoplasm. So that is a very thorough comparison between
एरोबिक एंड एनारोबिक। बुशरा कह रही है रेस्पिरेशन। अच्छा मेरा बच्चे देखो, एन एरोबिक ब्रेकडाउन के लिए माइटोकॉन्ड्रियल मशीनरी की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपका सवाल समझूं कि अगर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है तब भी क्या वो यूज नहीं होगा एनारोबिक के लिए, जी हाँ नहीं होगा। ग्लूकोज को बगैर ऑक्सीजन के तोड़ने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स या माइटोकॉन्ड्रियल मशीनरी की जरूरत नहीं होती। इसीलिए चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो या ना हो, वो साइटोप्लाज्म में ही होगा। क्लियर बेटा? नोट डाउन कर लिया सबने? एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस कंपैरिजन? यस और नो? टाइट भूख लग रही है मुझे, भूख से चक्कर आ रहे हैं, सुबह से नाश्ते के बाद खाने का टाइम नहीं मिला, और बेगम ने आज बीफ की जबरदस्त बिरयानी बनाई हुई है, उसकी खुशबू आना शुरू हो गई मुझे। अब पढ़ाने में दिल लगाना और मुश्किल हो रहा है। ठीक है, चाइनीज नहीं भाई, बीफ बिरयानी, बीफ बिरयानी, बीफ की जबरदस्त किस्म की बिरयानी तैयार हुई है आज घर पे। और आज बस, और हमारे घर में बीफ बिरयानी जो बनती है ना, जो बिरयानी के शौकीन है उनके लिए अल्टीमेट हेवन है, समझ लो। डू यू नीड टू नो द केमिकल? नो बेटा नो। जो मैं अभी लैक्टिक, अभी डिटेल आएगी थोड़ी सी, उसमें मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, वो भी इसलिए ताकि आपको याद करना आसान हो बस। ठीक है, चले भी, एरोबिक एनारोबिक का कंपैरिजन सबको क्लियर हो गया। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, और अब फर्दर डिटेल हमने जो पढ़नी है इस चैप्टर में वो है एन एरोबिक रेस्पिरेशन की। फर्दर डिटेल किसकी पढ़नी है भाई जान? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हेडिंग बना लीजिए एन एरोबिक रेस्पिरेशन की। हाँ भाई, क्या होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन? सबके सबको पता है, अभी बताया था क्या होती है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या ख्याल है भाई? इज कॉल्ड anaerobic respiration. Breakdown of glucose in absence of oxygen is called anaerobic respiration. अब मेरा बच्चा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये भी दो टाइप का होता है भाई साहब। एन एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये भी दो टाइप का होता है। एक जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा जिसे हम कहते हैं इथेनोलिक या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इथेनोलिक या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या कहा बच्चे? एन एरोबिक की डिटेल में जा रहे हैं। क्या लिख, क्या कहा हमने? व्हाट इज एनारोबिक? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ब्रेक डाउन भी दो तरह का है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक, बोलो भाई, अल्कोहलिक या इथेनॉलिक फर्मेंटेशन। अब इन दोनों में कंपैरिजन आ जाता है, और इस कंपैरिजन में, अच्छा एक बात और समझना कि जब क्वेश्चन कंपैरिजन का हो तो वी हैव टू राइट सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिसिमिलैरिटीज। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब एग्जामिनर सवाल में ये ना लिखे कि डिफरेंशिएट और लिखे कंपेयर दीज टू, तो कंपेयर में अगर 3 मार्क्स हैं या 4 मार्क्स हैं तो 2 मार्क्स फॉर सिमिलैरिटीज हैं और 2 मार्क्स फॉर डिससिमिलैरिटीज हैं। बात समझ आ रही है बच्चों? अगर कंपैरिजन 4 मार्क का आ रहा है तो उसमें 2 मार्क्स फॉर सिमिलैरिटीज है और 2 डिससिमिलैरिटीज के लिए। अगर 2 मार्क का आ रहा है तो 1 मार्क फॉर सिमिलैरिटी है और 1 मार्क फॉर डिससिमिलैरिटी है। अगर 3 मार्क का आ रहा है तो 2 मार्क्स मिलेंगे सिमिलैरिटीज लिखने के, यानी 2 सिमिलैरिटी 1 डिससिमिलैरिटी लिखोगे, या 2 डिससिमिलैरिटीज और 1 सिमिलैरिटी लिखोगे। अगर तीनों डिससिमिलैरिटीज लिख दी तो 1 मार्क नहीं मिलेगा। दोबारा सुन लो, मैं ये पहले भी बता चुका हूं, और अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं कि सवाल में कमांड होती है कंपेयर की, अब वो कंपेयर में तीनों डिफरेंसेस लिख देते हैं। 3 मार्क थे, उन्होंने 3 डिफरेंसेस लिख दिए, यू वुड बी स्कोर 2 मार्क्स ओनली। आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अगर 3 मार्क का सवाल है तो फिर एग्जामिनर की तरफ से चॉइस होती है कि 2 डिसिमिलैरिटी 1 सिमिलैरिटी लिखे, या 2 डिसिमिलैरिटीज और एक डिसिमिलैरिटी लिखे। तो इसलिए अगर आपने तीनों डिसिमिलैरिटीज ही लिख दी हैं तो 2 डिसिमिलैरिटीज लिखने का मार्क मिलेगा, एक
सिमिलैरिटी ना होने की वजह से आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है भाई? तो अब मेरे बच्चों सिमिलैरिटीज की तरफ आ जाते हैं। पहले सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है। और वो क्या है मेरे बच्चे? क्या ये दोनों एनारोबिक प्रोसेस हैं? यस और नो? अरे बोलो यार, क्या ये दोनों एनारोबिक प्रोसेस हैं? यस और नो? क्या दोनों में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पार्शियल है? यस और नो? क्या दोनों में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी? यस और नो? क्या दोनों में दो दो एटीपीज बनेंगे? यस और नो? यस। क्या दोनों साइटोप्लाज्म में होंगे? यस और नो? जी हाँ। क्या दोनों के दोनों प्रोसेस में रेजिडुअल प्रोडक्ट्स बनेंगे? रेजिडुअल प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि ग्लूकोज पार्शियली टूट रहा है। यस। तो ये बहुत ही बेसिक सी सिमिलैरिटीज हैं। ये बहुत ही बेसिक सी सिमिलैरिटीज हैं। आए सिमिलैरिटीज लिख लेते हैं। डज नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज इज partially broken down, 2 ATPs are produced, occurs in cytoplasm, residual products are formed। और सेम, चूंकि सिमिलैरिटीज हैं, तो सेम बात यहां पर भी कॉपी हो जाएगी। यस और नो? बात समझ आ गई बच्चे? तो ये तो हो गई कंपैरिजन किसका? सिमिलैरिटीज का। दोनों प्रोसेस में सीधा सीधा ये सिमिलैरिटीज है ना दोनों प्रोसेस की, तो ये बात सीधी सीधी दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। अब असल में हमें डिफरेंसेस की बात करनी है। असल में इन टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ना है। मैंने तो कॉलम बना के इसलिए कर दिया ताकि करना आसान हो जाए, समझना आसान हो जाए। यहां तक क्लियर है हम लोग? यस और नो बेटा? हम लोग क्या यहां तक क्लियर हैं? ओके 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 ओके। अब बचे हुए वक्त में आई विल फोकस मोर फर्स्ट ऑन दिस वन। व्हाई? बिकॉज ये थोड़ा डिटेल में है, अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इनशाला अभी जो बचा हुआ 10-12 मिनट का वक्त है, इसमें हम ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। तो अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है, इसलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, एक बात यहां पर बताना, ये जो दोनों एनारोबिक टाइप की रेस्पिरेशन है, ये होती किस में है ये समझिएगा मेरे बच्चे। एथेनॉलिक फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, ये यीस्ट में होता है। नॉर्मली ये प्रोसेस किस में होता है बेटा? बोलो। यीस्ट में होता है। और जरूरत पड़ने पर प्लांट्स में भी हो सकता है। दोबारा, ये प्रोसेस नॉर्मली किस में होता है? यीस्ट में। और जरूरत पड़ने पर प्लांट में भी हो सकता है। जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, नॉर्मली किस में होता है? बैक्टीरिया में। जबकि जरूरत पड़ने पर एनिमल्स में भी हो सकता है। और एनिमल्स का मतलब हम भी उसी में आ जाते हैं। दोबारा से, ये दोनों प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं। ग्लूकोज का एन एरोबिक ब्रेकडाउन दो तरह का है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसको एथेनॉलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ये प्रोसेस नॉर्मली किस में होता है? यीस्ट में। और जरूरत पड़ने पर, मेरे अल्फाज गौर सुने, जरूरत पड़ने पर प्लांट्स में भी हो सकता है। और ये वाला प्रोसेस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आमतौर पे किस में होता है? बैक्टीरिया में। और जरूरत पड़ने पर एनिमल्स में हो सकता है। इज दिस क्लियर? यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि एनिमल्स में एथेनॉलिक फर्मेंटेशन नहीं होती, नहीं हो सकती। इज दिस क्लियर? अब बेटा बात करते हैं इस प्रोसेस की, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ये प्रोसेस आपको ऑलरेडी ना सिर्फ पता है, बल्कि ये प्रोसेस तो आपने देखा हुआ है, किया हुआ है। बेटा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आज के दौर में किसी बच्चे या बच्ची को भले से एग फ्राई करना ना आता हो, भले से पोच एग बनाना ना आता हो, चाय अच्छी बनानी ना आती हो, लेकिन बेकिंग सबने ट्राई की है। यस और नो? अरे बोलो यार।
बेकिंग सबने ट्राई, और जब आपने बेकिंग ट्राई की है उस एक्सपीरियंस को रिकॉल कीजिए, तो क्या होता है, आप डो नीड कर रहे होते हैं और डो नीड करते हुए उसमें डाल देते हैं सॉल्ट बे की तरह क्या, यीस्ट, और यीस्ट डाल के उस डो को खूब अच्छे से नीड करते हैं, और नीड करने के बाद क्या करते हो, उसे एक मॉइस्चर वाले कपड़े, गीले कपड़े से ढक देते हो, किसी वार्म जगह पे रख देते हो, अबे हाँ ना बोल यार, किसी वार्म जगह पे रख देते हो, और वार्म जगह पर रखकर उसे छोड़ देते हो, और जब 1 डेढ़ 2 घंटे बाद आप उस पर से कपड़ा या कवर हटाते हो, तो डो क्या हो चुका होता है, राइज हो चुका होता है। यस और नो? अय है क्या हो रहा है, सुनना, समझना मेरे बच्चे, सारा कमाल किसका है, यीस्ट का है। ये यीस्ट क्या करता है, उस डो में ग्लूकोज मौजूद है। यस और नो? अरे बोलो यार, इस डो में क्या मौजूद है, ही उस डो में ग्लूकोज मौजूद है, और यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जब आपने डो में यीस्ट डाला, तो यीस्ट ने इस डो में जो क्या मौजूद था बेटा, ग्लूकोज कंटेंट मौजूद था, उसे अपने लिए ब्रेक डाउन करना शुरू किया, ताकि एनर्जी हासिल की जा सके, ताकि मल्टीप्लाई किया जा सके। किसको मल्टीप्लाई करना है, यीस्ट अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाह रहा है। लेकिन जब उसने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, तो कौन सी रेस्पिरेशन हुई, किस तरह रेस्पिरेशन हुई, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया और प्रोड्यूस की अपने लिए एनर्जी, साथ में प्रोड्यूस किया उसने कंपाउंड जिसका नाम है इथेनॉल। इट्स अ 2 कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे अपने स्कूल्स में। इट्स अ 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, एथेनॉल। अल्कोहल है ये, अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल, एथेनॉल। वही अल्कोहल है जो आप शराब में, पीने वाली शराब में उसका बेसिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। पीने वाली अल्कोहल, जो पीने वाली शराब है, उसका बेसिक सॉल्वेंट एथेनॉल ही होता है। तो यीस्ट क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, अपने लिए बनाता है एनर्जी, साथ में बनाता है एथेनॉल, और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो ये बैलेंस कैसे होगा, तो बेटा 6 कार्बन ग्लूकोज में है, तो हम देखते हैं 2 एथेनॉल बनते हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। रिएक्शन में दोबारा देखो, रिएक्शन लिखने के लिए आता है भाई, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो 2 एटीपी बनेंगे, 2 एथेनॉल बनेंगे, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। अब एक एथेनॉल में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 एथेनॉल में कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड में भी कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। तो ये टोटल 4 + 2 6 हो गया। क्लियर? बोलो यार, 4 + 2 6 हो गया। क्लियर हो गई? तो मेरे बच्चों, वो जो डो राइज होता है, वो जो डो राइज होता है, वो किसकी वजह से राइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। वो जो डो आप रख के गए थे इतना सा, और जब आपने 2 घंटे बाद देखा डो राइज होके इतना बड़ा हो गया, कैसे हो गया, स्लोली एंड ग्रेजुअली। हर माइक्रो साइज पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है बेटा, बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस डो को फुला रही है, इसको राइज कर रही है, और ये डो अगर राइज होगा तो क्या होगा, इसमें गैप्स पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये डो सॉफ्ट होगा। अगर डो सही से राइज ना हो, तो आप जानते हैं कि बेक करने के बाद वो बिल्कुल कड़क हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। अगर आप अपना डो सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप अपना पिज्जा सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, केक का बैटर सॉफ्ट बनाना चाहते हैं डो, तो अल्टीमेटली डो जितना अच्छा राइज होगा, उतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनता है। यस और नो? अरे बोलो यार। तो बेसिकली क्या ये कहना बात समझ में आती है कि राइज ऑफ डो होता ही किसकी वजह से है, अरे बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब मैं डो को स्ट्रॉ से फूक मार मार के भी फुला सकता था, लेकिन क्या मैं उसको हर माइक्रो लेवल पर फुला पाऊंगा, नहीं फुला पाऊंगा। तो जब मैंने उसके साथ यीस्ट मिक्स कर दिया, तो हर माइक्रो लेवल पर रिएक्शन होने की वजह से हर माइक्रो लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, और वो डो को यूनिफॉर्मली क्या करती है बेटा, राइज कर देती है। इज दिस क्लियर? तो याद रखो, यीस्ट वाले प्रोसेस में जो तुमने बेकिंग में देखा हुआ भी है, राइज ऑफ डो का कंसेप्ट आता है, जो किसकी वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से।
ना सिर्फ ये मेरे बच्चे, इसमें अल्कोहल भी तो बन रहा है। मैंने अभी बताया था कि जब ये रिएक्शन होगा तो साथ में क्या बनेगा, एथेनॉल भी बनेगा। और अभी मैंने बताया कि ये एथेनॉल वही लिक्विड है जो शराब में इस्तेमाल होता है। आपने नोटिस नहीं किया कि जब आप डो का जो कवर हटाते हैं तो ये जो डो होता है ये गीला गीला सा हो रहा होता है और खट्टा खट्टा महक रहा होता है। हैव यू नोटिस दिस? अगर आपने बेकिंग थोड़ा इंजॉय करके की है तो जब आप कपड़ा हटाते हो आफ्टर द राइज ऑफ डो तो वो डो पूरा गीला हो रहा होता है, पूरा वेट सा हो रहा होता है और बड़ा एक खट्टी सी स्मेल आ रही होती है। भाई वो पानी नहीं है, वो क्या है, एथेनॉल, शराब। समझ गए? तो इसीलिए आपको मालूम है कि पिज्जा खाना, केक खाना हराम है, जायज नहीं है। समझ गए? पिज्जा खाना, पेस्ट्री खाना, केक खाना ये जायज नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खा लिया है? कभी केक और पिज्जा तो नहीं खा लिया? पता है ना आपको, केक खाना तो जायज ही नहीं है, एथेनॉल है उसमें तो। हाय 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 हाय, इज दिस रियल? अरे नहीं भाई, रियल कहां से हो जाएगा। मैं तो आपको चेक कर रहा हूं कि अल्कोहल कंटेंट है, फिर कैसे कंज्यूम कर रहे हो? अरे तो डो को कच्चा थोड़ी खा जाओगे, डो को बेक करोगे ना। जब डो को बेक करोगे तो एथेनॉल इज अ लो बॉइलिंग लिक्विड, वो पेट्रोल से भी तेजी से एवेपोरेट होता है। तो बेकिंग के दौरान कंप्लीटली एथेनॉल क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा, तो एथेनॉल कंटेंट बाकी नहीं रहता। तो बिल्कुल खा सकते हैं। समझ आ गई बात? शुक्र अदा हुआ है, वरना अभी ख्याल आ रहा था कि हराम खा रहे हैं इसलिए दुआएं कबूल नहीं हो रही। अच्छा, अब ये तो हो गई। अब मुझे बताओ, ये राइज ऑफ डो सिर्फ घर में हो रहा है या पूरी की पूरी जो बेकिंग इंडस्ट्री है, जो बने बनाए केक्स आ रहे हैं, पिज्जा आ रहे हैं, क्या ये पूरी की पूरी बेकिंग इंडस्ट्री कमर्शियल लेवल पर इस प्रोसेस पर डिपेंडेंट है या नहीं है? बेटा बोलो, कमर्शियल लेवल पर डिपेंडेंट है या नहीं? तो बेटा दिस प्रोसेस इज क्रूशली वेरी इंपॉर्टेंट इन, बोलो, बेकिंग इंडस्ट्री। नॉट ओनली इन बेकिंग इंडस्ट्री, लेकिन इस प्रोसेस में एथेनॉल भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू अल्कोहल बनाई जाती है, पीने वाली। कभी सुना नहीं है वो अंगूर वाली शराब, वो बेरीज वाली शराब है जी, फर्मेंट करके बनाई जाती है। शराब बनाने के लिए भी इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो this process of ethanolic fermentation is commercially important for two major industries. One is your baking industry, and the other is your अल्कोहल इंडस्ट्री, लिक्वर इंडस्ट्री। ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री पीने वाली शराब में इसी प्रोसेस पर डिपेंडेंट है। समझ आ रही है? इसी ईस्ट के थ्रू वो बेरीज को, वो ग्रेप्स को, वो एप्पल्स को और बार्ले को फर्मेंट करते हैं और उसके थ्रू एथेनॉल हासिल करते हैं। अरे यार बोलो यार, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो मेरा बच्चा, आपको ये तो समझ आ गया, लेकिन जो कम, अब इसी के नीचे मैं कलर चेंज करके पॉइंट्स लिख देता हूं जो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक है। क्या? इसका इक्वेशन, इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इक्वेशन लिखोगे तो इसमें आपके पास 2 ATPs आएंगे, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे एथेनॉल के। आप एथेनॉल का वर्ड फॉर्मूला लिखोगे, और अगर केमिस्ट्री की नॉलेज आपकी पूरी है तो आप डायरेक्टली उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख सकते हो, विच इज C2H5OH। एंड साथ ही साथ आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। दूसरा पॉइंट जो हमने समझा, rise of dough is due to carbon dioxide, which makes this process commercially important in baking industry. Moreover, हमने क्या कहा, ethanol produced
is commercially valuable for liquor industry. तो मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने कहा था कि ये प्रोसेस छोटा सा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एथेनॉलिक फर्मेंटेशन है, इसकी दो कमर्शियल इंपॉर्टेंस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दिस इज इंपॉर्टेंट इन बेकिंग इंडस्ट्री, एथेनॉल की वजह से दिस इज इंपॉर्टेंट इन लिक्वर इंडस्ट्री। इक्वेशन क्या होती है ये बता दिया, एथेनॉल भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। बाकी जेनेरिक पॉइंट्स आपको पहले ही बता दिए थे। क्या ये बातें सबको समझ आ जाती हैं, यस और नो? अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिटेल में है, इसलिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसे अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब मेरे बच्चे, जो नए वाले बच्चे थे, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग इन पर्टिकुलर, यू मे रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू वन बाय वन एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, अदर मे लीव द क्लास। जी जैनब असद बोले बेटा। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I'm not a new student, but I have some questions. बोलो बेटा। वो आपने कहा था कि कभी कभार ग्लूकोज कभी कोलेस्ट्रॉल ब्रेक डाउन होता है टू इन ऑर्डर टू रिलीज समथिंग। इज कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली गुड? लाइक व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल नीडेड फॉर? बेटा कोलेस्ट्रॉल इज वेरी, मतलब इट्स नॉट गुड, इट इज क्रूशियल फॉर आवर हेल्थ। एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज बैड। तो इट इज क्वेश्चन जो एक तुम्हारा एक जनरल क्वेश्चन है क्लिनिकल, तो जस्ट बिकॉज तुम समझ सकती हो तो मैं बता देता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल, हम अक्सर ये बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज बैड, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग मेडिकली। व्हाट इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट? कोलेस्ट्रॉल अगर बैड होता तो अल्लाह ने हमारी बॉडी में बनाया क्यों है? तो असल में कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ estrogen, progesterone. So it is a very crucial compound in our body. However, excess of cholesterol is bad because cholesterol deposits in our tissues or in our blood. So excess is bad, बट कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए, उसके बगैर हार्मोनल लेवल्स पे मसले आ जाएंगे, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन अच्छा याद रखें, बॉडी जब भी किसी कंपाउंड को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तोड़ती है तो वो ग्लूकोज के बाद होता है। अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा उसके बाद बाकियों का नंबर आएगा। इसीलिए ये बात हमने कई दफा की है अपने सिलेबस में कि अगर आपने अपना वेट लॉस करना है तो आपको अपना मीठा खाना छोड़ना पड़ता है ताकि आपका ग्लूकोज डेफिसिट हो और फिर बॉडी ट्रिगर हो बाकी चीजों को तोड़ने के लिए। So, sir, fat and cholesterol are basically similar stuff. नहीं, कोलेस्ट्रॉल तो इज अ टाइप ऑफ लिपिड ना। फैट ये तो जेनेरिक वर्ड हम बोल, कोलेस्ट्रॉल इज अ नेम ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड। हाउएवर व्हेन वी से फैट, तो फैट या व्हेन वी से लिपिड, तो इट इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड। लिपिड्स इन्वॉल्व एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, वीएलडीएल। तो लिपिड्स की बेताशा टाइप्स हैं। एनी टाइप ऑफ लिपिड कैन बी ब्रोकन डाउन जब जरूरत पड़ेगी टू प्रोड्यूस एनर्जी, वरना क्या लिपिड्स नॉर्मली ब्रेक डाउन हो रहे होते? नहीं हो रहे होते। अगर आप एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, एक्सेस में लिपिड्स ले रहे हैं, तो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, जमा होते जाएंगे या जिस पर्पस के लिए यूज होंगे। लेकिन जब ग्लूकोज डेफिसिट होगा तब जाकर वो ब्रेक डाउन होंगे। इसीलिए डाइटिंग करते हुए आप मीठा खाना छोड़ोगे, ग्लूकोज डेफिसिट में डालोगे बॉडी को, तो फिर चर्बी टूटेगी, तो फिर आपका ओबेसिटी कम होगी। ओके सर, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है मेरा कि हम लोग अभी टॉपिक्स कर रहे होते हैं एंड देन लाइक हम P4 P2 प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सो व्हाट अबाउट P6? मेरे बच्चे ये बात मेरे ख्याल है कई दफा बताई जा चुकी है, आपने ओरिएंटेशन सेशन में भी शायद नहीं सुना होगा। पेपर 6 या एटीपी जिसको है वो हमारा मार्च से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से। तब होगा, एक्सक्लूसिवली अलग से होगा, बताया जाएगा ये एटीपी सेशन है और अलग टाइम टेबल भी उसका अलग ही होता है। तो वो एक्सक्लूसिव क्लासेस होंगी एटीपी की, उस वक्त आप एटीपी करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, नेक्स्ट हु डू वी हैव नेक्स्ट हियर? उमैमा। यस उमैमा।